बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्रग्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन इक्लेम्शिया। जब इक्लेम्शिया की कंडीशन हो तो उसमें कौन से मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं और उस कंडीशन में कौन कौन से इक्विपमेंट की नीड पड़ती है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, पहले तो हम मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से मेडिसिन हैं। वो क्या है? वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड। इससे पहले हमने जो लेक्चर लिया था उसमें हमने पढ़ा था कि इक्लेम्शिया को कैसे ट्रीट किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे की जाती है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? सेडेटिव्स। इसमें जो यूज़ होंगे, जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होंगे और साथ में जो इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेडेटिव्स यूज़ होते हैं। सेडेटिव्स क्यों यूज़ होते हैं? ये रिलैक्स करने के लिए, मेंटली और फिजिकली पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए हम सेडेटिव्स देंगे। तो इनमें कौन कौन से सेडेटिव्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है? फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? थायोपेंटॉन। और सेकंड क्या है? ट्राइबोमेथॉल। ट्राइबोमेथानॉल क्या है हमारे पास? ये भी सेडेटिव है। थायोपेंटॉन, ट्राइबोमेथानॉल, लाइटिक कॉकटेल। तो कॉकटेल की हमने पहले लेक्चर में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कॉकटेल में कौन कौन से मेडिसिन होते हैं और सोल्यूशन कितने टाइम में देना होता है। फर्स्ट 100 ml किस तरह देना होता है, फर्स्ट 100 ml रैपिडली देना होता है और उसके बाद जो रिमेनिंग सोल्यूशन है वो हमने देना होता है 20 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से। फिर हमारे पास क्या है? मॉर्फिया। ये भी सेडेटिव है। ड्यूरिंग इक्लेम्शिया की कंडीशन में हम ये भी देते हैं। और फिर हमारे पास क्या है? सोडियम फेनोबार्बिटॉन। ये भी हमारे पास क्या है? सेडेटिव है। तो इस तरह ये सारे सेडेटिव्स हम किस में यूज़ करते हैं? कंडीशन ऑफ इक्लेम्शिया में हम ये यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास कौन सी ड्रग्स यूज़ होंगी? एंटीबायोटिक्स भी यूज़ होती हैं। वो कौन सी हैं? पेनिसिलिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये 2 टाइप के जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हम यूज़ करेंगे इक्लेम्शिया वाले पेशेंट के लिए। थर्ड हमारे पास क्या है? एट्रोपिन सल्फेट है। तो ये वाले ड्रग्स जो हैं हम इक्लेम्शिया वाले पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ इक्लेम्शिया। ये मेडिसिन अगर आपके सामने आ जाए, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आपने क्या करना है? देखना है कि कौन कौन से मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं। सेडेटिव्स आपने अपने साथ एक सेट रखने होंगे, उसके बाद आपने एंटीबायोटिक्स का रखना होगा, फिर आपने एट्रोपिन सल्फेट वगैरह का अपने साथ पूरा एक ट्रॉली इनकी बनानी होगी। फिर इक्विपमेंट्स की बात आती है कि कौन से इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो इक्विपमेंट्स में हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर विथ नेजल कैथेटर। तो ये इमेज जो ये बता रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर है और साथ में इसके साथ जो लगा हुआ है नेजल कैनोला या नेजल कैथेटर लगा हुआ है। तो ये पेशेंट को लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है और जब चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो तो प्रॉपर तरीके से लंग्स जो है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट यानी ये एक्सपेंड और रिलैक्स नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है वो ख़राब हो जाता है और पेशेंट जो है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में जाता है। तो उसे ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के लिए आपने क्या देना होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास पड़ा हो और साथ में नेजल कैनोला हो। वो नहीं है तो आपके पास ये फेस मास्क पड़ा हो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, ये यूज़ कर सकते हैं। सक्शन एपरेटस और म्यूकस कैथेटर। तो ये हमारे पास ये जो इमेज है ये क्या है? किस चीज़ की है? सक्शन कैथेटर की है। कि इससे उसने जो एस्पायरेट किया है, वो जो म्यूकस वगैरह है माउथ में जो वोमिट किया है पेशेंट ड्यूरिंग इक्लेम्शिया की कंडीशन में, तो आप वो सारी सक कर सकते हैं इस सक्शन कैथेटर के थ्रू। फिर हमारे पास क्या है? 5 to 10% एक्सट्रोज सोल्यूशन। हमारे पास पिछले उसमें भी कॉकटेल में हमने जिस तरह वो बताया था कि कॉकटेल बनाना होता है उसमें 5% एक्सट्रोज की ज़रूरत होती है। तो इसमें भी हमारे पास ये नीडेड हो कि हम क्या करें, अपने साथ 5 to 10% एक्सट्रोज सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हो जब पेशेंट को ट्रीट कर रहे हों। स्फेग्मोमैनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। ये तो हमें पता है कि ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो अपरेटस यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं। बीपी चेक करने के लिए जो अपरेटस हम यूज़ करते हैं और साथ में स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं कि पेशेंट का बीपी कितना है, क्योंकि इक्लेम्शिया में बीपी रेज हो जाता है। तो इसीलिए आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। फीटल हार्ट स्टेथोस्कोप। फीटल हार्ट को चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? एक अलग स्टेथोस्कोप होता है, वो भी हमारे पास होना चाहिए क्योंकि हम कोई सेडेटिव्स देते हैं तो इस कंडीशन में ये ना हो कि हम मदर को तो बचा लें लेकिन जो न्यू बेबी है जो कि यूट्रस में ग्रो कर रहा है हम उसे ना बचा सकें और उससे जो मेडिसिन है उससे साइड इफ़ेक्ट्स हों। तो इसके लिए हम उसकी जो हार्ट रेट है वो चेक करते होते हैं। फिर हमारे पास क्या है? किडनी ट्रे है। किडनी ट्रे एंड कास्पीसिस। तो ये चीज़ किडनी ट्रे को दिखाती है कि कोई वोमिट या म्यूकस जो है वो इसमें आप कलेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ इक्लेम्शिया। और गास्पीसिस ये कि मुंह साफ करने के लिए तो ये काम आते हैं। और गास्पीसिस इसलिए भी काम आते हैं कि
पेशेंट की अगर ब्लीडिंग वगैरह हो गई है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से पेशेंट की ब्लीडिंग हो सकती है। स्टेराइल सिरिंजेस एंड नीडल, तो ये भी काम आती है, इसलिए जो ड्रग आप दे रहे होते हैं, जो मेडिसिन दे रहे होते हैं उनके लिए। डिस्टिल्ड वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। ट्रॉली फॉर कैथेटराइजेशन, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाती है, कोमाटोज होती है, तो उस टाइम पेशेंट को पता नहीं लगता कि स्पाज़म हो रहे होते हैं बॉडी में, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि एक कैथेटर पास करने के लिए भी बंदा होना चाहिए, और उसके लिए एक ट्रॉली आपने बनानी होती है प्रॉपर, कि कौन कौन सी उसमें चीज़ें होती हैं। उसमें आपके पास सिरिंज भी पड़े होते हैं, आपके पास डिस्टिल वाटर पड़ा होता है, उसमें आपके पास एक सेट पड़ा होता है किस चीज़ का, कैथेटर, डिफरेंट साइज़ के कैथेटर पड़े होते हैं, और फिर आपने क्या करना होता है, ज़ाइलोकेन जेल भी पड़ा होता है। हमें पेशेंट को कैथेटर पास करना पड़ता है ताकि उसके यूरिन आउटपुट को या तो आप देख सकें ये कितना आ रहा है, वो रिकॉर्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ट्रॉली फॉर डिलीवरी, और ये जो ट्रॉली हमारे पास किस लिए फिर बनाते हैं, लास्ट वन डिलीवरी के लिए जो ट्रॉली आप सेट कर रहे हो, तो उसमें जो नॉर्मल डिलीवरी में यूज़ होने वाली जो इक्विपमेंट है वो भी होती हैं, साथ में कुछ मेडिसिन होते हैं, तो ये उसके लिए भी ट्रॉली है। तो ये हमारे पास हो गई इक्विपमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन इक्लेम्शिया। ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट किस तरह करनी होती है। ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं कि हम जब प्रेग्नेंट फीमेल है वो इक्लेम्शिया में है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे। दिस इज़ कैरीड आउट इन हॉस्पिटल, तो ये होता है स्पेशली हॉस्पिटल में ये प्रोसेस किया जाता है। इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज हमारे पास जो है, क्लेम्प्टिक जनरली है ऑनसेट ऑफ लेबर, तो पता नहीं लगता कि जो पेशेंट इक्लेम्शिया वाली है तो उसकी जो लेबर है, यानी जो पेन स्टार्ट होता है बेबी पैदा होने के लिए, उसका पता नहीं लगता, वो एनी टाइम हो सकता है क्योंकि वो ऑनसेट है क्लेम्प्टिक पेशेंट पे। When labor is established, deep sedation is required to control and prevent the fits, क्योंकि वो एक लेम्शिया वाली पेशेंट है, उसका बीपी भी रेज रहता है, वो इस वजह से उसके मसल स्पाजम्स भी होते हैं। तो आपने क्या करना होता है, पेशेंट को जब उसकी लेबर प्रोग्रेस कर जाए तो आपने उसको सेडेशन देनी होती है। सेडेशन इसलिए कि मेंटली और फिजिकली वो रिलैक्स होता है कि वो फिट्स ना आए और बेबी और मदर के लिए कोई खतरा ना हो। आफ्टर सेडेशन मेम्ब्रेन आर रप्चर्ड टू हैsten द डिलीवरी, जब सेडेशन दिया जाए उसके बाद आपने जो एमनियोटिक फ्लूइड में वाला मेम्ब्रेन है आपने वो रप्चर करना होता है उसके बाद, ताकि वो डिलीवरी के लिए इजी हो जाए और आसानी से जब वो रिलैक्स है उस बीच में डिलीवरी पॉसिबल हो। In some cases, labor does not follow eclampsia. After fits have been controlled for 24 hours, labor is induced by surgical induction. जब इस तरह हो कि लेबर ड्यूरिंग लेबर अगर कुछ केसेस में इक्लेम्शिया को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं 24 आवर के लिए, उसी बीच में सर्जिकल इंडक्शन के थ्रू क्या किया जाता है कि डिलीवरी की जाती है। पेशेंट का जो बेबी है फिर वो इस तरह बाहर आ जाता है, ये ना हो कि मदर से उसे कोई नुकसान हो क्योंकि आप सेडेशन ज़्यादा दे रहे होते हैं। इसीलिए जब 24 आवर के दौरान वो आपने फिट्स कंट्रोल किए हैं सेडेटिव्स दे के, तो फिर उसी बीच में डिलीवरी करवानी होती है। सेकेंड स्टेज हमारे पास कौन सी है, इसके लिए जो सेकेंड स्टेज है वो हमारे पास है कि स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस टुगेदर विद एक्सप्लोजन एफर्ट्स ऑफ द मदर, एक्सप्लोसिव एफर्ट्स जो होते हैं वो करने होते हैं। सेकेंड स्टेज में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो ज़्यादा होते हैं और साथ में मदर भी एफर्ट्स लगाती होती है, तो फिर क्या होता है कि ये कन्वर्जन या फिट्स के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क बढ़ जाता है कि जो पेशेंट है, जो फीमेल है हमारे पास, कि उसे कन्वर्जन ज़्यादा आए और इसी बीच में बेबी जो है वो एक्सपायर हो जाए। तो इसीलिए क्या करना होता है, इन फिट्स को कंट्रोल करने के लिए डिलीवरी के वक्त आपने फोर्सिप डिलीवरी करवानी होती है अंडर जनरल एनेस्थीसिया, यानी सी सेक्शन करवाना होता है, क्योंकि जी देखिए जनरल एनेस्थीसिया जब दिया जाता है उसमें यही पॉसिबल होता है कि बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स आपने छोड़ा होता है, तो इसमें फिट्स भी नहीं आते, पूरी तरह से सेडेट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद फोर्सिप्स यूज़ करके क्या करना होता है कि वो सी सेक्शन करवा के बेबी को बाहर निकालते हैं फिर एब्डोमेन से। थर्ड स्टेज क्या है हमारे पास, इसकी जो थर्ड स्टेज है, डीप एनाल्जेसिया टुगेदर विद इक्लेम्शिया आर डिस्पोजिंग कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा एनाल्जेसिया दिया जाए और साथ में इक्लेम्शिया वाली पेशेंट है, एनाल्जेसिया मतलब पेन रिलीविंग जो मेडिसिन होते हैं वो दिए जाएं और साथ में जो पेशेंट खुद इक्लेम्प्टिक भी है, तो इस केसेस में पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी आफ्टर डिलीवरी पेशेंट की ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और पीपीएच में जाके पेशेंट की अक्सर औकात में डेथ भी हो जाती है। तो ये क्या है, आपने इसमें बहुत केयर करनी होती है। एक एर्गोमेट्रिन नाम की एक इंजेक्शन है,
वो यूज़ करनी पड़ती है ताकि पोस्टमार्टम हेमरेज में ना जाए पेशेंट आफ्टर डिलीवरी, तो उससे बचाने के लिए। और साथ में जो बेबी की डिलीवरी है वो इंटीरियर शोल्डर के जो डिलीवरी होती है, बर्थ ऑफ इंटीरियर शोल्डर, तो इस तरह की जो डिलीवरी है हमारे पास, अक्सर डिलीवरी इस तरह नहीं होती है, नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं है, लेकिन बेबी को बचाने के लिए इंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और साथ में एर्गोमेट्रिन जो इंजेक्शन है ये दिया जाता है एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए। थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर यहाँ तक था।